शुरुआत करेंगे यूपी के कासगंज में हुई वारदात के साथ, जहां पर अपराधियों का दुस्साहस सामने आया है। दरअसल बीती रात शराब माफिया ने पुलिस वालों पर जानलेवा हमला बोला, बंधक बनाकर पुलिस वालों की पिटाई की, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई। वहीं दबिश देने गए दरोगा को माफिया ने जमकर पीटा, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए। खेत में लहूलुहान हालत में उन्हें फेंक दिया गया। पुलिस जब एक्शन में आई तो चंद घंटे बाद ही एक आरोपी मुठभेड़ में मार गिराया गया। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से शराब माफिया का यह दुस्साहस सामने आया है। रात के अंधेरे में उन्होंने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। एक कांस्टेबल की इसमें जान चली गई है, एक दारोगा गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में दरअसल ये साफ तौर पर नजर आता है किस तरीके से बदमाश उत्तर प्रदेश में बेखौफ है। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री ने इन पर एनएसए लगाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं मृतक के परिवार वालों के लिए 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। कासगंज एक आरोपी को पुलिस ने ढेर किया है। कल रात ये ऑपरेशन हुआ था। आपको ये भी बता दें कि हमले का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। वहां पर कोम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है उसकी धरपकड़ के लिए, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। कुर्की का नोटिस लगाने के लिए दरअसल ये दो पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे जब इन पर हमला बोला गया। तो कासगंज में दरअसल जो कुछ हुआ है उससे यूपी पुलिस की किरकिरी तो हुई, लेकिन यूपी पुलिस ने जोरदार एक्शन की शुरुआत भी कर दी है। आरोपियों की धरपकड़ अब भी जारी। उन पर काफी गंभीर कार्रवाई की गई थी। उसी कार्रवाई के दौरान ये जो अभियुक्त हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया था, ये वांछित भी चल रहे थे, इनके खिलाफ कुर्की की भी कार्रवाई की गई थी। पुलिस इन पे लगातार दबिश और दबाव बना रही थी। इनके द्वारा तभी इस तरह की घटना कारित की गई थी। पहले भी इन पे दबाव बनाया गया था, अब भी इस पे लीगल एक्शन लगातार पुलिस कर रही है और जारी रहेगी। हमारी 3 टीम डीओटी टीम लगी है। 100% गिरफ्तारी अभियुक्तों की होगी और हमारे दरोगा जी जैसे थोड़ा और स्वास्थ्य सही होगा और जो तथ्य बताएंगे और जो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर लगातार हम दबिश देते रहेंगे। करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी काली नदी की जो कटरी है उस पर 3 किलोमीटर जो बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहां से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई। नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनकी एक छोटी बहन है जिसकी 2 मई को शादी होनी थी। इन्होंने अपनी बहन की शादी भी नहीं कर पाई और इनकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी 3 साल की है, एक बेटी 3 महीने की है। इनका परिवार बहुत ही दुख में डूबा हुआ है। हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इनकी बहन की शादी के लिए मदद करें और इनके लिए शहीद स्मारक बनाया जाए। गांव का नाम या कहीं किसी पुल वगैरह का नाम इनके नाम से बनाया जाए। तो इससे पूरे गांव में बहुत गम का माहौल है। पूरा गांव के आसपास का पूरा क्षेत्र है, पूरे परिवार की मदद करी जाए। और उनका कोई छोटा भाई नहीं है, 2 बेटियां हैं, एक 3 साल की बेटी है, एक 3 महीने की बेटी है। पूरे परिवार में इकलौते भाई थे, कोई दूसरा भाई भी। शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जाहिर तौर पर जिस तरीके से इन 2 पुलिस वालों पर हमला बोला गया, 2 से ज्यादा आरोपी शामिल होंगे। हालांकि एक को ढेर कर दिया गया है, लेकिन कितनों की तलाश अब भी जारी है? कितने आरोपी हैं कुल? ये नहीं साफ कर पाई है कि उस मौका वारदात पर कितने अपराधी थे, लेकिन इतना तय है कि जितनी ब्रूटली तरीके से जितने लुहुलुहान कर दिया गया था दोनों लोगों को, क्योंकि जानकारी के मुताबिक न उनको शार्प वेपन से सिर्फ मारा गया है बल्कि लाठी डंडों से पिटाई की गई, उनकी वर्दी उतार दी गई, उनकी गन लूट ली गई। और ये तभी संभव है जब वहां पर कम से कम 5 से 6 लोग हों। और आमतौर पर भी जो अवैध शराब बनाने की जगह होती है वहां पर गैंग के तमाम लोग मौजूद होते हैं, जिसमें कोई पहरेदारी करता है, कोई वहां पर बनाने का काम कर रहा होता है और तमाम लोग मौजूद होते हैं जो अपराधी तत्व के होते हैं। और ये लोग किसी भी
अधिकारी पुलिस वाले पर हमला करने तक से नहीं चूकते। ये जो मोती है, जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में, ये पहले भी तमाम वारदातों में शामिल रहा है। 11 मुकदमे इस पर पहले से ही दर्ज हैं और जिस घटना को इसने अंजाम दिया है बेहद विभत्स तरीके से। और एक बात बहुत साफ है कि इसने दोनों लोगों को इस तरीके से घायल किया था कि दोनों की हत्या करना चाहता था, और न सिर्फ हत्या करना चाहता था बल्कि लाशों को छिपाने के लिए जंगल के उस इलाके में दोनों लाशों को लेकर के गए जो खेत का कटरी का इलाका है। वहां उधर आमतौर पर लोग जाते नहीं है, इसीलिए जब कॉम्बिंग की गई, जब ढूंढा गया इन लोगों को, तो करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए सिर्फ बॉडीज को ढूंढने के लिए और घायल पुलिस वाले को पाने के लिए पुलिस के जो अधिकारी की टीम गई। और रात होने की वजह से और मुश्किल हो रही थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ लगातार एनकाउंटर हो रहे हो, चाहे बुलंदशहर हो, मेरठ हो, और तमाम जो बड़े माफिया हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये जो नेक्सस है, शराब का नेक्सस, अवैध शराब का नेक्सस, खनन का नेक्सस और जो तमाम दूसरे अपराधियों का बड़ा नेटवर्क है, वो अभी तक ध्वस्त नहीं हो पाया है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने की बात है कि इतनी सरकार की लगातार इतनी सख्त कार्रवाई और दावों के बावजूद भी पुलिस वालों पर इस तरह से हमला करना। कुछ दिन पहले अभी बिकरू में कांड हुआ था जिसमें विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों को मार दिया था। उसी तर्ज पर पुलिस वालों पर हमला करके उनको जान लेने की कोशिश करना और एक की हत्या कर देना। शिवेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड आपदा के बाद राहत और बचाव का काम अपने चौथे दिन भी जारी है। 174 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश जारी है। तपोवन टनल में अभी 30 लोग के फंसे होने की आशंका है। यह अपडेट हम आपको तपोवन हादसे से जुड़ा हुआ दे रहे हैं। 32 लोगों की जान जा चुकी है, 6 और शव बरामद हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे राहत एजेंसियों की अहम बैठक होने वाली है, लेकिन इस वक्त हम आपको उत्तराखंड आपदा की दिल दहलाने वाली तस्वीरें दिखा देते हैं। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। एक मर गया। अरे बेचारे गए काम भी। पहले भाग जाने से भाग सकते थे, उनकी गलती है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, दिल दिलाने वाली तस्वीरें उस वक्त की जब ये त्रासदी हुई। 7 फरवरी 2021 की ये घटना, जब कुछ ही सेकंड्स में कई जिंदगियां अपने साथ ये मलबा बहा कर ले गया। अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, 30 लोग अभी टनल में फंसे हुए हैं और ये राहत और बचाव का काम अब 72वें घंटे में पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच आज अहम मीटिंग की जाएगी कि कैसे इस राहत और बचाव के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए कितनी तेजी से ये मलबा आगे की ओर बढ़ा, किसी को भी सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। ये महातबाही की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, ये जो आज मीटिंग होने वाली है राहत और बचाव को लेकर, आगे की रणनीति इसमें तय की जाएगी या जो अभी तक जहां पर काम पहुंचा है उसके बारे में समीक्षा की जाएगी कि वो कहां तक पहुंचा है और कितना सही है? नेहा, क्योंकि अब चौथा दिन शुरू हो गया है, अभी तो कोई सफलता नहीं मिली है, इसीलिए अब दूसरे रास्तों की तलाश के लिए यहाँ पर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाकी तमाम एजेंसियों के लोग मौजूद हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर एक बैठक करने जा रहे हैं। अभी सिर्फ जो डोजर के जरिए और दूसरी मशीनों के जरिए मलबे को निकालने का काम हो रहा है और करीब 120 मीटर तक ही पहुंच पाए हैं, जबकि करीब 2 किलोमीटर के आसपास की ये टनल है और इसलिए कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। लगातार कोशिशें हो रही हैं ड्रोन के जरिए, हाई रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए, लेकिन जो 35 लोग हैं वो किस हालात में हैं, कब तक उन तक पहुंचा जाएगा, उसको लेकर कोई सफलता नहीं मिली है। इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी दूसरे रास्ते से टनल के जो दूसरे रास्ते हैं वहां से पहुंचा जाए। हमारे साथ यहाँ पर एसडीआरएफ के कमांडेंट हैं नवनीत भुल्लर, उनसे जानेंगे अभी क्या करने आप लोग जा रहे हैं, क्योंकि चौथा दिन शुरू हो गया है।
देखिए, मशीन से ही हो रहा है, मैनुअली पॉसिबल नहीं है। मक बहुत ज्यादा अंदर भरा हुआ है और 180 मीटर जो है स्ट्रेट जाना है और लगभग 120 मीटर या उसके आसपास जो है अभी अप्रोच कर पाए हैं। और उसमें ये थोड़ी सी समस्या है कि मशीन अंदर जाती है, वो बकेट भरती है, बाहर लाके खाली करती है, फिर जब अंदर जाती है तो और मक आ जाता है। तो इस वजह से प्रोग्रेस हल्के हल्के हो रही है और 180 मीटर के बाद जाके पोजीशन क्लियर होगी कि आगे फिर क्या है। अभी तक किस तरह से कौन कौन यहाँ पर एजेंसियां काम कर रही हैं? क्या यहाँ पे जॉइंट एफर्ट है, SDRF, NDRF, ITBP, आर्मी, तो ये जॉइंट्स हैं। आर्मी में गढ़वाल स्काउट्स है और यूनिट्स हैं और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, कुछ अलग से आए हुए हैं। तो ये जॉइंट एफर्ट चल रहा है और प्रयास ये है कि जितनी जल्दी अप्रोच करके जो फंसे हुए हैं उन तक पहुंचा जा सके। किसान आंदोलन में साजिश और सियासत दोनों साथ साथ चल रही है। दीप सिद्धू गिरफ्तार हुआ तो बहुत कुछ बेपर्दा होने की उम्मीद है। दीप सिद्धू को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और 7 दिन में पुलिस उसके सारे राज उगलवाने की कोशिश करेगी। देश में किसान आंदोलन किस तरह जा रहा है, किस मोड़ पर खड़ा है, इसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी है। शब्दों से बड़े परिचित है, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। आंदोलन करने वालों को मोदी आंदोलनजीवी कह रहे हैं और राकेश टिकैत इसका जवाब दे रहे हैं। जीवी का मतलब ये है कि आंदोलन करने वाले लोग, वे लोग की तो कमी होगी थी देश में, क्या आंदोलन करने वाले कम हो गए थे। अब जो इकट्ठे सब लोग हुए हैं तो इसी से मजबूती मिली है। वो कहा कि आंदोलनजीवी जो है वो परजीवी हो गए। ऐसे नहीं, चलो क्या उन्होंने वो करा। हमारा मकसद ये है कि जो 3 बिलियन को वापसी ले लो, MSP पे कानून बना दो, व्यापार भूख पर नहीं होगा देश, रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत बार बार मोदी सरकार को ललकार रहे हैं। यूपी से लेकर हरियाणा तक पंचायतें जोड़ रहे हैं। जो लोग भूख पे व्यापार करते हैं, भूख के आधार पर रोटियों की कीमत दिन रात बढ़ेगी, वो नहीं होगा। भूख पर व्यापार नहीं होगा। एक तरफ तो किसान आंदोलन को लेकर ये सियासत हो रही है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन की आड़ में साजिश की पड़ताल हो रही है। क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में लाल किले से लेकर ITO तक किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, उसकी हकीकत भी सामने आना जरूरी है। देश की आन बान और शान लाल किले पर जिस तरह से उपद्रवियों ने झंडा लहराया, उससे देश के सम्मान को ठेस पहुंची। लेकिन क्या वो किसान थे? आखिर इसके पीछे कौन सी बड़ी साजिश थी? ये साजिश नेशनल थी या फिर इंटरनेशनल थी? और अब इस साजिश का पर्दाफाश होगा, क्योंकि लाल किले पर झंडा फहराने वाला, लोगों को भड़काने वाला, 15 दिन से फरार, 1 लाख रुपए का इनाम मोस्ट वांटेड पंजाब सिंगर दीप सिद्धू पकड़ा गया है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर गिरफ्तार हुआ दीप सिद्धू। दीप सिद्धू पर था 1 लाख रुपए का इनाम।
हरियाणा से हुई दीप सिद्धू की गिरफ्तारी। भागने की कोशिश में था दीप सिद्धू। आखिर क्यों अहम है दीप सिद्धू की गिरफ्तारी? दीप सिद्धू की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस से लेकर देश के लिए बहुत अहमियत रखती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने लाल किले पर धार्मिक झंडा लहराया, लोगों को उकसाया, भड़काया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसके पीछे की साजिश का भी सच सामने लाना है। क्योंकि दीप सिद्धू को लेकर कई तरह की बातें चल रही थीं। किसानों ने कभी उसको, जो 26 जनवरी को घटना घटी है, उसको देश के लिए अच्छा नहीं कहा, उसकी निंदा की है सभी किसानों ने, क्योंकि किसान ऐसा देश का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन ये साजिश थी सरकार की, हम सरकार की कहेंगे, क्योंकि उस दीप सिद्धू की फोटो मोदी जी के साथ भी है, और जो सनी देओल का 2019 का लोकसभा चुनाव था पठानकोट वाला, उसकी सारी बागडोर हाथ में थी, और अमित शाह के साथ भी इसकी फोटो है। और जहां को लाल किला का रास्ता था वहां बैरिकेड बिल्कुल कमजोर थी। इसमें थोड़ी सी ये साजिश लगती है किसानों को आंदोलन को बदनाम करने की। पूरे देश से आवाज उठी, जो असली गुनहगार है लाल किले के तिरंगा के अपमान करने वाले, उसको गिरफ्तार करो। जिसके रिश्ते कहां पहुंच गए थे, लेकिन ठीक है, अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। किसान आंदोलन बदनाम करने की वो एक बहुत बड़ी साजिश थी, वो नाकाम हो गई। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की सुबह 10:30 बजे हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया। पिछले 15 दिनों से दीप पुलिस को गच्चा दे रहा था। पुलिस ने बिहार, मुंबई, रांची, हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब में लगातार रेड मारी, लेकिन इस दफा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास जानकारी बिल्कुल सटीक थी। कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है, और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे। और क्राइम ब्रांच के पास चूंकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस में अरेस्ट डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रूल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की हुई है। पुलिस से भागने के चक्कर में दीप सिद्धू ने कई दिनों से कपड़े तक नहीं बदले थे। अब वो बिहार के पूर्णिया में अपनी पत्नी के पास भागने का प्लान बना रहा था, लेकिन पुलिस ने दीप सिद्धू की पत्नी का फोन सर्विलांस पे लगाया हुआ था। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक करनाल में गोल्डन हट ढाबे के पास एक ट्रैक्टर से उतरा था। यहीं वो एक एसयूवी के इंतजार में खड़ा था। गाड़ी में नहीं, इसको हमने रोड से अरेस्ट किया है, और ये किसी का इंतजार कर रहा था कहीं दूर जाने के लिए। इस चीज को वेरीफाई किया। अपने सिर पर 1 लाख के इनाम की पहचान छुपाने के लिए दीप सिद्धू ने बार बार लोकेशन बदली, लेकिन दीप सिद्धू का बुरा वक्त करीब आया तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जो वांटेड आरोपियों के लिए सेक्शन है। जनकपुरी के इसी दफ्तर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तमाम स्पेशल सेल की टीम है। यहीं पर दीप सिद्धू को रखा गया है। फिलहाल उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसके इशारे पर उसने लाल किले में हिंसा फैलाई थी, उसके साथ कौन कौन लोग थे, और जब वो लाल किले से फरार हुआ तो कहां कहां छुपा, कौन कौन लोग उनकी मदद कर रहे थे। फिलहाल दीप सिद्धू से लगातार पूछताछ की जा रही है। पंजाबी फिल्मों के एक्टर दीप सिद्धू को पकड़ने के लिए जब दिल्ली पुलिस की टीमें कई जगह दबिश दे रही थी, तो वो अपने फेसबुक पर वीडियोस अपलोड कर रहा था। इन वीडियो को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली से 15 घंटे का सफर तय करने के बाद मैं चमोली पहुंची, जहां पर कैमरे पर हमने आपको प्रकृति की विनाश लीला की तस्वीरें दिखाई। हृदय विदारक ये तस्वीरें थी। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं जोशीमठ के एक सुदूर हिस्से में, जहां पर शाम ढल रही है। आपको कुछ पुराने घर दिखाई दे रहे हैं, आम जिंदगी दिखाई दे रही है, और साथ ही आपको दिखाई दे रही है भगवान बद्री की शीतकालीन गद्दी, जिसे नरसिंह भूमि कहा जाता है। और यहाँ इस वक्त एक उम्मीद है, यहाँ इस वक्त एक ऊर्जा है, और सबसे बड़ी प्रेरणा जो ये बताती है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ बचा रहता है। क्योंकि ठीक मेरे सामने घर है एक हीरो का, एक सर्वाइवर का, जो सुरंग में कई घंटे फंसे रहने के बाद जब बाहर आया तो उसके पास हम सब कुछ बताने के लिए, हमें सबको बताने के लिए और प्रेरित करने के लिए कुछ अनुभव हैं। तो आइए सीधे चलते हैं राकेश भट्ट के घर में। कुदरत की तबाही के बीच करिश्मा, मौत को मात देने की हैरत अंगेज दास्तान।
रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती। टनल से हमारे कम से कम 2 या 3 मीटर पानी और ऊपर से चले गया था टनल में। आगे पत्थर लगे थे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं आज तक से आई हूँ। राकेश जी, अभी कैसी है आपकी तबीयत? जी तबीयत ठीक है और थोड़ा बहुत ठीक है तबीयत, अभी आराम कर रहा हूँ, घर में बेड रेस्ट है। अभी आपको ठीक महसूस हो रहा है? मतलब बॉडी पेन वगैरह, जो कुछ चोटें वगैरह तो नहीं आई आपको? हाँ, थोड़ा पेन है बैक में और थोड़ा शोल्डर में पेन था, तो 2-3 दिन ITV ने अपने साथ रेस्क्यू करके हमको रखा था और अब उसके बाद हम ठीक आराम है, इसलिए हम घर में भेज दिया हमको घर पे, और हम घर में आराम फीलिंग अच्छा लग रहा है अभी घर में। आप जिस शख्स को कैमरे पर देख रहे हैं, ये वही शख्स है जो मौत की टनल से जिंदा लौटा है। आज पहली बार सुनिए उस टनल के अंदर दहशत की पूरी कहानी। आखिर क्या हुआ था, कैसे टनल में एक झटके में सब कुछ बदल गया। यकीन मानिए, राकेश भट्ट की आप बीती रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हमारे सारे दर्शक जो इस वक्त राकेश और उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, आपने जो घंटे राकेश भीतर बिताए टनल के, मुझे लगता है कि वो आपकी जिंदगी के सबसे कठिन और सबसे संघर्षरत समय में से एक रहा होगा। लेकिन आज इतने सारे लोग आपको आज तक पर देख रहे हैं, कोई ना कोई अपनी जिंदगी में किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, लेकिन आप और आपके साथ जो 11 लोग टनल से बाहर निकले, वो एक मैसेज दे रहे हैं इस वक्त कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ बचा रहता है। वो है इंसान की जिजीविषा, वो है उसका जीवट, उसकी हिम्मत। हाँ, उम्मीद की एक किरण ये थी कि वेट किया हमने, वहां पे रुके रहे और आधा 1 घंटा तक पानी फिर अंदर आता रहा। फिर एक बार पानी रुकना शुरू हो गया, पानी रुका, फिर हमने धैर्य रखा कि हमने जल्दबाजी नहीं किया, काफी देर तक एक जगह पे खड़े रहे, सरिया पकड़ के। फिर हमारे पास JCB थी, उसके छत पे चढ़ गए थे हम, तो धीरे धीरे पानी का लेवल कम होने लगा और कम से कम 2-2.5 मीटर पानी हमारे छाती तक पूरा पानी भरा था। तो हम एक दूसरे को पकड़ के, सरिया पकड़ के खड़े रहे एक जगह पे, और फिर हमने जब पानी कम होने लगा, फिर हमने एक दूसरे को आवाज लगाई। लाइट बंद हो गई थी अंदर टनल में, पूरा अंधेरा हो गया था। हम थे 12 आदमी, तो हमने एक दूसरे को आवाज लगाई कि हमने कुछ बोला, एक दूसरे का नाम लिया, तो उन्होंने बोला हम एक साथ ये हैं और अगल बगल ही है। तो हमने कहा सब एक साथ इकट्ठा हो जाओ। फिर हम एक साइड या 300-350 मीटर टनल के अंदर थे हम, जो मलबा और दलदल पूरा अंदर भरा हुआ था। तो हम पाइप पकड़ के 100-200 मीटर पे सारे बंदे इकट्ठा हो गए। अब 12 बंदे इकट्ठा हो गए। फिर हम सोचने लगे कि अब क्या होगा इसके बाद। नीचे हाथ छोड़ते तो नीचे पानी था, दलदल था, हाथ भी नहीं छोड़ सकते, और खुद पानी बढ़ता तो हम क्या कर सकते। पर पानी बढ़ ही नहीं रहा, पानी एक लेवल तक आया और हमारे छाती तक पानी आके वापिस चले गया। फोरमैन साहब ने कहा कि PD साहब को फोन करना है, डायरेक्टर जो राकेश डिमिर जी हमारे, उनको फोन किया। तब उनको विश्वास ही नहीं आया कि एक बार टनल के अंदर पानी भरने के बाद भी आदमी जिंदा बचा है। एक हेल्पर है सुबोध नाम का, जो JCB का हेल्पर है सुबोध, फिर उसको मिलाया फोन, तो सुबोध हमको पहचान गया कि हाँ ये वेल्डर बोल रहा है या राकेश ऑपरेटर बोल रहा है। तो सुबोध, मैंने कहा मैं राकेश बोल रहा हूँ, हम जिंदा हैं, हम 12 लोग हैं, हम ठीक है। पहले हमको आपने ये कहा कि आप जिंदा हैं? हाँ, मैंने कहा सुबोध मेरे को पहचान रहा तू? बोला हाँ मैं पहचान रहा हूँ राकेश भाई, मैं तेरे को पहचान गया हूँ। और फिर नाइट वाला हेल्पर भी वहां पे आ गया था, मुकेश नाम है उसका। तो दोनों हेल्पर इकट्ठा हो गए, मेरी आवाज पे सुबोध को नहीं पहचान पाए और मेरी आवाज को पहचाने उन्होंने, कि बोला ये ऑपरेटर की आवाज है राकेश की। बोला क्या हुआ? मैंने कहा भाई हम 12 आदमी हैं और हम ठीक हैं, तू हमको निकालने की सोच पहले, हम जिंदा हैं हमने कहा। तो फिर वो ये इतनी बड़ी बात है जो आपने बोली, इस पूरी बात में अपने आप में एक दर्शन है कि मैं जिंदा हूँ। हम कहते हैं ना कि कितनी परेशानी आ जाए, कितनी मुश्किल आ जाए, उस वक्त में आप जिंदा हैं, आपको ये एहसास है, तो शायद आप हर मुश्किल से पार पा जाते हैं। हाँ, फिर मैंने कहा सुबोध हम जिंदा हैं और हमको निकालने आ जाओ इधर। तब सुबोध ने डायरेक्शन दिया कि एक टनल यहाँ भी है, आउटफॉल वाला टनल है वो। तो सुबोध ने बताया कि इस तरफ चले जाओ ITB वालों को। तब ITB की रेस्क्यू टीम वहां गई और उस तरफ टनल से हमारे कम से कम 2 या 3 मीटर पानी और ऊपर से चले गया था टनल में। आगे पत्थर लगे थे, तो इसलिए पानी आधा पहुंच पाया, आधा पानी नहीं था अंदर। तो फिर सुबोध ने ITB वालों को बताया कि सर यहाँ पे 12 आदमी है और उनका फोन आ रहा है अंदर से और वो जिंदा है। तब जाके ITB वाले रेस्क्यू किया, ITB वाले नीचे पहुंचे। आप लोगों को कोई संकेत मिला था कि ऐसा कुछ आवाज हुई हो या कुछ शोर कहीं से सुनाई दिया हो? कुछ आइडिया लगा था उस समय जब आप लोग भीतर थे? 300 मीटर अंदर थे। सिर्फ जब मैं पीछे आने लगा तो एक आवाज आई कि भागो, बाहर आओ, बाहर आओ। लेकिन पानी की आवाज नहीं आई? पानी की नहीं आई, आवाज आई बाहर आओ, बाहर आओ। फिर हमारे कान बंद हो गए थे, कुछ पता कैसे हुआ, कान बंद हो गए, कुछ सुनाई नहीं दिया अंदर। और इतने में हम
मतलब टनल से 10-20 मीटर ही पीछे आ सका बैग 350 मीटर से, तब तक को पानी बहने लगे आगे। अब समझ में नहीं पाए, मैं आधे घंटे तक हो क्या रहा है समझ में नहीं आया, क्या गैस फट गई, पानी यहाँ से आया, क्या हुआ कुछ समझ में, हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। आपने राकेश की आप बीती सुनी, कैसे टनल में पल पल मौत के बीच 1-2 नहीं बल्कि 8 घंटे गुजारे, कैसे मोबाइल की मदद से जिंदगी की लाइफलाइन मिल गई। आखिर मौत के उस पल में राकेश के दिमाग में क्या चल रहा था। अभी आपका ये बच्चा यहाँ पे खेलता हुआ आया, इसकी उम्र कितनी है अभी? अथर्व नाम 2 साल है अभी। उस वक्त फैमिली में से वाइफ का या मम्मी का या छोटे बच्चे का उसका ध्यान आया? बच्चे का ही ख्याल था दिमाग में, यार अब इसकी शक्ल कैसे देखेंगे, यही दिमाग में यही घूम रहा था कि यार बच्चे की शक्ल कैसे देखनी है, अब होगा क्या, यही शक्ल यही दिमाग बार बार। आज जब घर पहुंचे तो सबसे पहले इसको अच्छे से गोदी में पकड़ के टाइट हक करके प्यार किया इसको? हाँ, बच्चे को यहाँ पे सोया था, मैं यहीं पे उठाने आ गया और फिर मैंने कहा अभी सोया है, फिर थोड़ी देर उसको प्यार किया, तब जाके मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुआ, तब बैठा हूँ, बाकी थोड़ा बहुत पेन है। एक झटके में पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखों के सामने मौत का मंजर था। जब ये खबर आई तो घर वालों का क्या हाल था, ये पत्नी शिवानी से सुनिए। शिवानी, जिस दौरान जब आपको इस बात की सूचना मिली कि ऐसा हो गया है कुछ, तो आपको ये अंदाजा था कि पति वहाँ अंदर हैं और इतनी बड़ी मुश्किल? नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं था कि वो अंदर होंगे। हाँ, तो तब जब पता चला कि अंदर हैं तो सबने बोला कि सही है, वो मशीन निकाल रही है उनको बाहर। तो हमने कहा ठीक ही होंगे, पर डर तो लगी थी बहुत ज्यादा। आपको सही बताया गया था कि ऐसे फंसे हैं वहाँ पर और पानी इतना? ऐसा तो कुछ नहीं बोला था ना, ऐसा नहीं बोला था, पर हमको डर तो बहुत लगी थी घर में। तो बोला कि अंदर फंसे हैं पर सुरक्षित हैं, मशीन निकाल रही है उनको बाहर। तो हम भी बहुत डरे थे घर में। तो हमने भगवान, जब आप लोगों ने टीवी पर, आई एम श्योर आप लोग टीवी देख रहे होंगे उस समय कि क्या हो रहा है या कुछ? टीवी फोन कुछ नहीं देखा हमने। क्यों? अभी तक हमने कुछ नहीं देखा। नहीं, ऐसा क्यों? लेकिन जानबूझकर देखा या नहीं देखा? हमने बहुत डर गए थे ना हम, कि हमारे घर वाले भी घर में नहीं है, तो बहुत डर गए थे हम। इस वजह से ना आपने टीवी देखा, ना आपने मोबाइल, ना अखबार, कोई इन्फॉर्मेशन का कोई? फोन में सुना कि हाँ ये ठीक है और मशीन इनको बाहर निकाल रही है, सुरक्षित है। तो जब आपको ये सूचना मिली कि अंदर हैं, तो जिस तरह की वीडियोस मोबाइल पर या व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड हो रहे थे, वो आपने कोई मैसेज या कोई वीडियो नहीं देखा था उस समय कि कितना पानी आया? वो अभी देखा है आपने वो वीडियो? अभी तो जब ये घर आ गए थे, सुरक्षित हैं, उसके बाद देखा तो बहुत डर लग गया था कि हाँ ऐसा हुआ कह करके ना। हाँ, तो हमने भी भगवान से बहुत प्रार्थना की, भगवान कि ये सुरक्षित हैं। तो हमारी भगवती है, हमने भी उनसे प्रार्थना की भगवान ये सुरक्षित घर आ जाए। तो बस उन्होंने हमारी प्रार्थना को माता रानी ने सुन ली, आपकी प्रार्थना सुन ली, तो ये भी घर आ गए। प्रसाद चढ़ाया मंदिर में? अभी तो नहीं चढ़ाए, पर अभी तो घर के बाहर ही बाबा बद्री विशाल की शीतकालीन गद्दी बैठी। हाँ, अब चढ़ा लेंगे। आपने उस पत्नी को सुना जो भगवान से बस यही दुआ करती रही कि सुरंग में उसे सही सलामत रखे, और भगवान ने प्रार्थना सुनी। राकेश की बहन और माँ उस वक्त का जिक्र करते वक्त अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। अच्छा, आप दीदी हैं इनकी, आप लोगों को कब पता चला कि ऐसे फंस गए हैं सुरंग में? हमको उसी समय पता लग गया। आपने वीडियो देखा था? जो वीडियोस आ रहे थे? वीडियो देखा हमने, वो निकाल रहे थे, सबसे पहले यही निकला। हमने कहा ये बच गए, मैं यही भगवान से प्रार्थना। हमने कहा बड़ी मुश्किल से भगवान, ये भी क्या और लोग भी थे, सभी के अपने बच्चे होंगे, भाई होंगे, सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो यही सोच रहे हो जो मरे भी उनकी भगवान उनको भी वो दे, उनके घर में भी सुख शांति दे, उनको वो करे, धैर्य दे, और बाकी क्या हो सकता है। जो मौत के मुंह से बच के आ गए हैं वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अभी तो कितनी लाशें हैं वहाँ, कितने पता ही नहीं चल रहा वहाँ क्या क्या हो रहा है करके। आप ठीक है? अभी ठीक महसूस कर रहे हैं? अभी थोड़ा भगवान अब जान दिए ली, देखिए भगवान ने मेरे बच्चा घर ला दिया। ऐसा तो किसी माँ के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर जिस माँ की गोद सोनी हो गई उसने भी क्या करना। जिस माँ के बच्चे बोल कर आ गए बाबा, भगवान ने भेज दिए उनको करने, और क्या करने, वो भगवान की इच्छा है बेटा। आपने राकेश और उनके परिवार की मनोदशा को समझा। अब उस मंजर को पूरा घर बुरी याद की तरह भूल जाना चाहता है।
कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मैसेज आप उन फैमिलीज को देना चाहेंगे जिनके लोग अभी फंसे हुए हैं, उनको थोड़ी हिम्मत आप कुछ भी कहकर? हाँ, हमने एक बार सुना था हिमाचल में कि 9 दिन के बाद टनल के अंदर से आदमी निकाले थे जिंदा। 9 दिन के बाद टनल से आदमी निकाले थे जिंदा। तो उनके परिवार वालों को ये मैसेज है कि अभी धैर्य धारण रखें, कि सोचेंगे क्या पता अगर भगवान कुदरत उनको भी देख सकता भगवान, तो क्या पता वो सही निकल पाए। मेरे भगवान से यही दुआ है कि उनके घर वालों को मैसेज यही है कि अभी आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि हमने सुना है, समाचार में देखा है कि हिमाचल से 9 दिन के बाद भी टनल से आदमी जिंदा निकला है। 9 दिन के बाद। और देखिए, ये बात वही शख्स कह सकता है जो खुद ऐसे संकट की घड़ी से अपनी जिंदगी को बचाकर लाया हो। वही ये उम्मीद की किरण उन परिवारों को भी दिखा सकता है जिनके अपने अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। मेरी उम्मीद है कि आप लोग, घर परिवार आपका अच्छे से सकुशल रहे, सभी चिंताओं से मुक्त रहे। हमसे बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ मीनाक्षी कंडवाल, जोशीमठ आज तक।